जय हिंद दोस्तों, विकास शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2026 के लिए पीवाई की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम एलिमिनेशन से पीवाई क्यू करना सीखेंगे और इसी के साथ हमारी पीवाई क्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें ये 2025 का पीवाई क्यू है, मतलब ये 2025 का प्रीलिम्स का पेपर है, जिसको हम एलिमिनेशन से करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ था। तो यहाँ तो कोई एलिमिनेशन ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ नॉलेज के बेस पे ये क्वेश्चन होगा। यदि आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से, और नहीं तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो कि राजसिम्हा शैली में बना था, और ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। उन्हीं को राजसिम्हा कहते थे। और पल्लव स्थापत्य कला में 3 शैलियाँ थी, महेंद्र शैली, मामल्य शैली और राजसिंह शैली। तो राजसिंह शैली का विकास नरसिंह वर्मन द्वारा करवाया गया था। इसमें दूसरा प्रश्न है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ये भी आपको नॉलेज के बेस पे ही होगा, या यदि आपको इसकी नॉलेज होगी तो हो जाएगा। वैसे इसका आंसर डेटाबेस सॉफ्टवेयर डी है। तो इसका तीसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये तो सर्वविवादित है, सभी को पता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की थी। हाँ, अब इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी याद आता है हमको, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा जो है कि लगभग 16 अगस्त को करने की थी, 16 अगस्त 1946 को। इसके पश्चात प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित थी भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। तो इसमें हम इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। हम थोड़ा यहाँ दांडी यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। दांडी यात्रा का महत्वपूर्ण कारण था दमनकारी नमक कर, अत्याचारी 1930 का नमक अधिनियम था, ठीक है, और तीसरा पूर्ण स्वराज की मांग थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ के अंग्रेजों के विरोध जताया था। इसके पश्चात क्वेश्चन है, भारतीय किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार से कहा जाता है, और राज्य सरकार ऐसा पैमाना देती है। तो इसमें पहला पहाड़ी और व कठिन भूभाग, ये सही है। कम जनसंख्या घनत्व, ये सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, क्योंकि ये देखो यहाँ आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी आबादी होगी तो क्यों ही देंगे, क्योंकि फिर वो माइनॉरिटीज़ नहीं रहेंगे ना। तो ये माइनॉरिटीज़ के बचाव के लिए होता है, इसलिए ये गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक संपर्क, ये सही है। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी गलत है, और यही इसका आंसर है। अब प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024 और 2025 के, तो प्रश्न नंबर 7 है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन कौन से गलत हैं। अब ये टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको याद करके आपको नॉलेज होगी तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल जी सही है, और इसमें प्राक्कलन समिति जो वैजयंत पांडे, ये गलत है। इनकी जगह संजय जायसवाल जी हैं, संजय जायसवाल जी। एक मिनट, संजय जायसवाल जी हैं यहाँ, और ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सही है। और डी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह जी, ये भी सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 2023 में होंगजोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है।
तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको नॉलेज होगी तो ये हो जाएगा। इसमें तजिंदर सिंह तूर शॉर्ट पुट के लिए सही है। अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेस के लिए सही है। पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला दौड़ के लिए सही है। अन्नू रानी जो कि 100 मीटर स्प्रिंट है, यहाँ स्प्रिंट नहीं है, यहाँ भाला फेंक है। ये मतलब इन्होंने भाला फेंक में भाग लिया था, इन्होंने 100 मीटर रेस में महिला भाग नहीं लिया था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो रूस इंद्र सही है, किर्गिस्तान खंजर सही है, सेशल्स लिमिटेड सही है, थाईलैंड युद्ध अभ्यास यहाँ ये गलत है, थाईलैंड के साथ मैत्रेय युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा होता है? मैत्रेय युद्ध अभ्यास होता है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठनों के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है? मेरे हिसाब से जो टेक वाले क्वेश्चन और जो साइंस वाले क्वेश्चन है, एक बार उनका इंग्लिश में भी वर्जन हमको देख लेना चाहिए कि इंग्लिश में क्या लिखा है। तो इसके ये इंग्लिश का वर्जन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच डाटा सिक्योरिटी कवर्स दैट प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स यूटिलाइज टू सिक्योर द डाटा ऑफ कस्टमर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इलिसिट एक्सेस ऑफ यूज इन इज नॉन एज। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका सही उत्तर कॉन्फिडेंशियलिटी होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत से कम है? यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट IFSR इंडिया सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? यानी कि 10% से भी वन कम है, तो ये भिंड जिला है। इसमें इसका आंसर भिंड जिला है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग लिखा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लिखा है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति आयोग लिखा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने अपने एक्ट से बने हैं, कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। इसका आंसर चौथा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत बना है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं के विवाह संबंधी खर्च, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं की अधिकार। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि उनके रोजगार या उनको आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखा जाता है इस स्कीम में। 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिन्हा जी थे, जैसा कि हमको सब विदित है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका राज्यकाल सबसे छोटा रहा? तो इसमें इसका आंसर है पट्टाभी सीतारामैया, जो कि कुछ महीनों का रहा था, लगभग मार्च 2023 तक भारत में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर राजस्थान है, क्योंकि वहाँ थार डेजर्ट में सोलर एनर्जी के लिए प्लांट लगाए गए हैं। दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो इसका आंसर है मेघालय है। इसी के पश्चात अगले क्वेश्चन पे आते हैं
इनमें से प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया। जैसे कि ये भी अभी फ़िलहाल ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन ही चल रहे हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ना कोई एलिमिनेशन होगा। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इसका आंसर है बी, दाना। ये दाना चक्रवात था जिसने तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। तो वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। तो इसमें काकरापारा ऑप्शन है, कैगा ऑप्शन है, कलपक्कम ऑप्शन है, कुर्नकुलम ऑप्शन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कुर्नकुलम की थी, जो कि लगभग 1100 कुछ के मेगावाट के अप्रोक्स थी। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी की प्रसिद्ध संवाद मिलता है। तो इसमें ब्रह्मधारण उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। तो इसका उत्तर ब्रह्मधारण उपनिषद होगा, और ये इसका उत्तर ब्रह्मधारण उपनिषद है। और ये राजा जनक, ये प्रसिद्ध संवाद राजा जनक के दरबार में हुआ था। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। जैसे कि हमने बताया है कि साइंस टेक के क्वेश्चन एक बार हमें इंग्लिश में भी देखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स बॉडी फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में ऐसी कौन सी अपेक्स बॉडी या सर्वोच्च बॉडी है जो इनके रूल्स रेगुलेशंस को तय करती है। तो इसका आंसर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन AICRA है। हाँ ये दोस्तों यही है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। एक मालवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म तरह कार्य करता है। इसे ट्रोजन कहा जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन वैसा है, यदि आपको आता है तो आपने पढ़ा है तो आएगा, नहीं इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लग पाएगा। इसके पश्चात हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन अनुच्छेद 340 है, अनुच्छेद 349 है, अनुच्छेद 342 है, अनुच्छेद 338 है। इसका आंसर सी है, अनुच्छेद 342 है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। और 341 में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए करते हैं, यानी कि 342 में ST के लिए करते हैं और 341 में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए करते हैं। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों अब इसमें एलिमिनेशन चूंकि लग सकता है। जैसे वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था, जो कि कभी नहीं रहता है। मतलब अभी फ़िलहाल तो कुछ समय से नहीं है, मैग्नीज में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर ही है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं हम कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो सभी में सही है। तो मेरे हिसाब से इसमें तीसरा ऑप्शन जो है जो सभी में सही है, तो ये तो सही होगा। अब बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की। पहले तो झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं। तो इस ऑप्शन में कुछ एक्सट्रीम या कुछ फैक्ट डाटा नहीं लग रहा है, तो इस ऑप्शन के गलत होने के चांस कम है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हर ऑप्शन को पहले देखिए कि वो बहुत एक्सट्रीम तो नहीं हो रहा है, उसमें दो डाटा तो नहीं आ रहा है डबल, उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अमूनन अगर ऐसे ऑप्शन है जिसमें जो साधारणता लिखे हैं, एक लाइन लिखी गई है और समाप्त हो गई है, वो अमूनन सही होते हैं। अब बात करते हैं पहले और दूसरे ऑप्शन की। तो इसमें से पहला या दूसरा ऑप्शन ही गलत हो सकता है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन के हिसाब से सही है, चौथा ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं जो गलत हो सके।
तो इसका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश का पहला स्थान रखता है, द्वितीय स्थान नहीं रखता है। तो इसका आंसर आपके लिए बी होगा। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? ये यदि आपको नॉलेज होगी तो आपने पढ़ा होगा तो आपको नॉलेज होगी। इसका एक ही रीजन है, भारत का संविधान का उल्लंघन। ठीक है, इसके पश्चात प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे गौर करने वाली बात होती है ये वर्ड, सही नहीं है, सही है, नहीं है। तो हम यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ एलिमिनेशन लग सकता है। यह दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित होती है, बिल्कुल होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, शायद और कोई मेटल हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि ये सेल्फ प्लगिंग होती है। इसमें पानी डालने से और बीज डालने से ये मतलब खुद बहुत जोत इसको पड़ती नहीं है। चौथा ऑप्शन, यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये बात भी सही है, क्योंकि ये मालवा पठार में ही अधिकतर पाई जाती है। अब यहाँ ऑप्शन बी हम इसलिए गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की जगह और कुछ भी हो सकता है। जैसे अमूमन काली मिट्टी में आयरन, लाइम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। तो आपको यही ऑप्शन देखने हैं, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन हमेशा पेन लेके पढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन गलत होते हैं और आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश किस शहर में है? तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, और यदि आपको नॉलेज है तो हो जाएगा, नहीं तो ये एलिमिनेशन से नहीं होगा। तो इसका नाम आंसर जबलपुर है, ये जबलपुर में है। प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य। अब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें क्या कहा गया है कि जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने के उद्देश्य। एक बार इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उच्च अध्ययन के लिए आवासीय सुविधा, 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु, तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहन हेतु। अब आप इसमें देखेंगे ऑप्शन ए भी, ये 12वीं के बाद की स्थिति है, यानी कि अगर बच्चा पहले 12वीं कर पाएगा जनजातीय कोई स्टूडेंट, तब वो बाहर जाने का प्रयास करेगा या तब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जा पाएगा। इसमें तकनीकी शिक्षा है, इसमें जैसा कि हम सबको पता है कि जनजातीय लोगों के लिए मूलभूत शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन है वो पहले ज़रूरी है, उसके बाद की तकनीक या और कोई शिक्षा। तीसरे इसमें चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों। वही बात मैं कहता हूँ कि पहले मूलभूत शिक्षा, तो इसमें मूलभूत शिक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु है, जिससे और आगे के विद्यार्थी मोटिवेट होंगे और वो कम से कम 10-12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर सकेंगे। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। ऐसे ही आपको थोड़ा एलिमिनेट करना है, थोड़ा सोचना है, तब आप बिना नॉलेज के भी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है पेपर में हर क्वेश्चन आपको आए, आपको एलिमिनेट करके भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर सबको आना या अधिकतर लोगों को आना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई आयोग है कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा ही जो आपको नहीं आएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? अब देखो, आहार अनुदान योजना यानी कि बेसिक फैसिलिटी, यानी कि खाना है, यानी कि बहुत बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जिसमें हम देखते हैं भील जनजाति, तो भील जनजाति उतनी गरीब नहीं है जितनी अन्य जनजातियां हैं। भील जनजाति व्यापार वगैरह भी करती है, तो ये उतनी जनजाति नहीं है। विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय, अशिक्षित जनजातियाँ, बेरोजगार जनजातियाँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा कि आहार खाने की ज़रूरत किसको, जो खुद से खाना नहीं ले पा रहा है, खुद से उत्पन्न खाना नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय जो अभी मुख्य धारा से
उनका जुड़ाव 10% भी नहीं होगा, मान लो वो बहुत इनर जंगलों में, आंतरिक जंगलों में रह रहे होंगे, इसलिए उनके जीविकोपार्जन के लिए आहार अनुदान योजना चलाई गई है। जो इसका आंसर विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय होगा। प्रश्न नंबर 30 पर देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर अब से 2026 से तो माइनस मार्किंग शुरू हो गई है, तो यदि आपको एग्जैक्ट पता हो तो लगाएं, वरना अपने एक नंबर अपना नहीं गंवाएं, क्योंकि ये एग्जैक्ट अगर नॉलेज है इसकी तो है, इसमें तुक्का कुछ नहीं लग सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा ख्याल है आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे ही हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा रहता है, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। तो ये भी एज ए नॉलेज का मतलब प्रश्न है, पर थोड़ा सा एलिमिनेशन इसमें लग सकता है। सरकारी खर्च बढ़ाना, ये सब बजट की चीज़ें, राजकोषीय घाटा, विदेशी मुद्रा भंडारों को नियंत्रण, ये सब बजट की चीज़ें हैं। अगर आपने इकोनॉमी डीपली पढ़ी है तो आपको चीज़ें पता होंगी, पर आप ऊपर से भी पढ़ते हैं या थोड़ी बहुत इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इसमें आपको मौद्रिक नीति की जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं, 1 मिनट। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो एक बात ये एज ए नॉलेज का प्रश्न है, व्यापार घाटे को हमेशा कृषि क्षेत्र नहीं, न माल निर्यात क्षेत्र, सेवा क्षेत्र हमेशा व्यापार घाटे में भूमिका निभाता है, क्योंकि और भारत सेवा क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा आगे है। तो और सेवा क्षेत्र में ही भारत सरप्लस भी रखता है अन्य राष्ट्रों से, इसलिए इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारत में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है, बल्कि भारत को उन्नत और विकसित होने के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र अपना बड़ा करना पड़ेगा, तब भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। पर भारत में आज सेवा क्षेत्र अभी सबसे बड़ा है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 33 करते हैं, वर्ष 2017-18 में भारत में किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी? तो क्योंकि इसमें थोड़ा हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर MPPSC का है, तो ये अमूनन ये मध्य प्रदेश है, और इसलिए अभी हम लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि पेपरों में ऐसा क्या होता है, अधिकतर होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये बुक किसने लिखी, तो सत्ताधारी वर्ग में जो पार्टी सत्ता में है, उस पार्टी किसी व्यक्ति ने अगर वो बुक लिखी होगी तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बुक उसी पार्टी में, या ऑप्शन में वो नाम मिल जाए तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बुक उसी व्यक्ति ने लिखी है, क्योंकि सरकार को यूँ कह लें प्रसन्न करने की ये एक क्रिया होती है, ये मान लीजिए, या सरकार के लोगों के कार्यों को दिखाने की लोगों को एक क्रिया होती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, तो भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबको पता है, जैसे चावल, गेहूँ, कपास। भारत USA को सबसे ज़्यादा चावल इंपोर्ट करता है, मैक्सिको को गेहूँ इंपोर्ट करता है। इसके पश्चात देखते हैं इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021-11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है? इसमें एक पूछा गया है कि 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई है? तो ये इंदौर में हुई है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएंगे, इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। इसके पश्चात क्वेश्चन देखते हैं 36, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था? ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ये लगभग 2-3 क्वेश्चन लगातार इकोनॉमिक सर्वे से ही हैं। तो ये क्वेश्चन वही मैं फिर कहूँगा, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप लिख के आइए, वरना अब मत कीजिए, क्योंकि अब 1 नंबर आपका जा सकता है, माइनस मार्किंग क्योंकि 2026 से आ गई है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 37 पर आते हैं, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS किस राज्य में स्थित है? तो ये भी वही बात है कि अगर आपको एक्यूरेट नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, नहीं आप छोड़ सकते हैं, या आप तुक्का अपने रिस्क पे लगा सकते हैं। तो इसका आंसर केरल है। इसके पश्चात हम आते हैं
प्रश्न नंबर 38 पे उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब यहाँ आप गौर करने वाली बात है, 1 मिनट में यहाँ पेन का कलर बदल लूँ। हाँ, तो यहाँ गौर करने वाली बात है उद्यम क्रांति, किसको प्रोत्साहन किया जा रहा है, उद्यम को। और चूंकि भारत में बड़े उद्यमों से ज़्यादा छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में छोटे उद्यम नौकरियां ज़्यादा देते हैं बशर्ते बड़े उद्यम की। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या देखनी है, उसको बेसिक मतलब एक उद्यम खड़ा होने के लिए बेसिक क्या है, सबसे बेसिक क्या है कि उससे वो खड़ा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है एमएसएमई को मुफ्त बिजली प्रदान करना। अरे मुफ्त बिजली तब प्रदान करेंगे हम जब वो लग जाएगा, अपना निर्माण शुरू करेगा, उसको वो लग ही नहीं पाएगा तो बिजली का करेगा क्या। दूसरा ऑप्शन उसमें स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। ये कुछ ऑप्शन ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। स्टार्टअप्स के लिए कर छूट, और चौथा है उद्यमियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण। अब ऑप्शन पहला, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा, ये ऐसे हैं जब वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। मेन बात है बेसिक, मैंने कहा बेसिक इस्टेब्लिश करवाना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो मुझे लग रहा है और जो आंसर भी लगभग है वो स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है, क्योंकि सबसे पहले गारंटी रहित ऋण मिलेगा तभी तो वो इस्टेब्लिश कर पाएगा, उसके बाद बिजली लेगा, उसके बाद वो स्टार्टअप बनेगा, उसके बाद उद्यमियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देगा। तो सबसे पहले स्टेप कोई चीज़ को बनाना होता है, कोई चीज़ को स्थापित करना होता है। तो इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट देख के जाना पड़ेगा इस साल का, जो कि अभी लगभग फरवरी में, मिड फरवरी में आ जाएगा। तो ये 12 से 22% इसका आंसर था। और इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं लग सकता दोस्तों, क्योंकि ये आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 40, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है। ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका आंसर है टमाटर। इसका आंसर टमाटर है, और ये भी आपको लगभग पढ़ के ही जाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह क्या कहा जाता है, यानी कि कंक्लूजन। सार संग्रह ये कंक्लूजन, और यहाँ साफ दिख रहा है कंक्लूजन, सारांश। इसका कंक्लूजन क्या है, तो इसका ऑप्शन ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट देख के कंक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 42, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी। बच्चे को पता है, मार्क जुकरबर्ग जी ने की थी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन। बातचीत, लेन देन, सूचना, परिवर्तन। लेन देन, परिवर्तन, बातचीत, सूचना। बातचीत, लेन देन, परिवर्तन, सूचना। इसमें आप कुछ हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अरेंजिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले सूचना होगी, तब बातचीत होगी, तब लेन देन होगा, लेन देन के बाद परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर यही सही है। आप कुछ हद तक इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। तो ये भी आपको लगभग याद होना चाहिए। इसमें श्री AR रहमान जी हैं, जो 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। वैसे आर्टिकल 332 है, ये इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये नॉलेज के बेस पे ही होगा। पर यहाँ थोड़ा हम और इनके बारे में थोड़ा करके देख लेते हैं, जिससे आपको ये नॉलेज हो जाएगी। एक मिनट। तो हाँ, तो आर्टिकल 339 है, ये है ST के कल्याण के लिए केंद्र निर्देश पर होता है। ये ST के कल्याण के लिए होता है, ST कल्याण, और इसके लिए राज्य को केंद्र निर्देश देती है, केंद्र निर्देश देती है। अनुच्छेद 332 है, ये ST SC के विधानसभा में आरक्षण के लिए है। ये ST SC के विधानसभा में रिजर्वेशन के लिए है।
अनुच्छेद 334 है, ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण की सीमा के लिए है, कितनी सीमा मिलेगी। और अनुच्छेद 243D ये SC ST के आरक्षण ST और SC का लोकल गवर्नमेंट में कितना के आरक्षण के लिए है, मतलब लोकल गवर्नेंस में आरक्षण दिलाने के लिए है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इसमें फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए तो ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची 1 कोण के लेखकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसकी भी लगभग आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी होगा। तो इसमें द ट्राइबल एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, इसके रचयिता RV रसेल एवं RV हीरालाल हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट इन MP ए प्लानिंग पर्सपेक्टिव, इसके रचयिता अजीत रायजादा हैं। द भील्स ए स्टडी, इसके रचयिता TV नायक जी हैं। और द बेगा, इसके रचयिता वेरियर एल्विन हैं। तो इनकी इसमें पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता का कहा जाता है। इसको लचीलापन कहा जाता है। यहाँ आप एलिमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि लचीलापन में दोनों चीज़ें आती हैं, बनना भी आता है, बिगड़ना भी आता है। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लचीलापन को चुन सकते हैं। बाकी ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, जो आपको नॉलेज होगी तो हो जाएगा। इसके पश्चात 49 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। अब राजशेखर द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विदुषाल भंजिका। इसमें प्रबंध चिंतामणि ये राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है, ये मेरु तुंगाचार्य द्वारा लिखी गई है। मेरु तुंगाचार्य द्वारा, मेरु तुंगाचार्य द्वारा लिखी गई है। आज का आखिरी प्रश्न रखते हैं। MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार की यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड आधारित इंटरफेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड आधारित होते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज की PYQ सीरीज में, आज की PYQ वीडियो में इतना ही रखते हैं, 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। कल फिर 50 क्वेश्चन की एक वीडियो बना लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।